So I believe this is investment lecture number 6 and this is the last lecture of investment. हम 10 से डिस्कशन शुरू करेगा. आप लोग पूरा ध्यान देना. आपका जो डाउट आप क्लियर कर लो. अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है सपोज टू आस्क. उसके बाद एक कोई क्लैरिफिकेशन. मैंने हायर परचेज का सम नंबर 2 नहीं करवाया है. सम नंबर 2 क्यों नहीं करवाया, इसके पीछे का रीजन दे देते हैं. सम नंबर 2 आईआरआर के कंसेप्ट पे, which is internal rate of return. उसमें इंटरेस्ट का रेट दिया नहीं है, आपको इंटरेस्ट का रेट निकालना पड़ता है. एंड आईआरआर इज अ टॉपिक ऑफ एफएम और मैं खुद एफएम पढ़ाता हूँ. तो जब मैं एफएम पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आईआरआर सिखाऊंगा. तो जो लोग मेरे से एफएम नहीं लेते, आप अपने टीचर जिससे भी पढ़ रहा है वो आपको आईआरआर सिखाएगा. उसके बाद मैं आपको सम नंबर 2 का वीडियो भेज दूंगा कि आप चेक कर लीजिएगा. आई होप, या फिर मोस्ट ऑफली सम नंबर 2 फिर आपसे खुद से ही हो जाएगा आईआरआर आने के बाद. जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो एफएम, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे कारण हो जाएगा, जिससे भी पढ़ रहे हो doesn't matter. I hope this is clear to you. पर मैं वो बिना आईआरआर के करवाना प्रेफर नहीं करूंगा, तो फिर वो लर्न करने वाला चीज हो जाता है. क्या यहाँ तक क्लियर है? तो एफए में पूरा टॉपिक है आईआरआर बोल के, उसके बाद बहुत सम्स है, वहां पे अच्छा प्रैक्टिस होता है. फिर उसके बाद हायर परचेज का सम नंबर 2 बिकम्स इजी. तो सम छोड़ के नहीं जाना है, उस सम में इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन है, वो टाइप का सम है. क्लियर? तो हम ना 10 11 9 तक तो हम पूरा करवा ही दिया था कल मेरे हिसाब से. हम 10 से सम शुरू कर रहे हैं. मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था 10 और 11 करने के लिए. आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा. तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी एक सिमिलर चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई होमवर्क दिया जा रहा है तो होमवर्क करना जरूरी है. अगर आप होमवर्क नहीं करें तो क्लासेस करने का कोई सेंस नहीं बनता है. You overslept. चलिए ठीक है, let's start. हाँ, so when we made the calculation of the number of classes to complete inter, ठीक है, for all the 8 subjects, what we calculated it, you need 2.5 classes on an average till September 10. 2.5 classes on an average. So when I'm talking about 2.5 class, what do I mean is कि कुछ months there have to be 3 classes and कुछ month there has to be less than 3 classes. तो जैसे बीच में मेरा भी ऑफ था तो प्रभाव सर was taking. अभी जैसे प्रभाव सर का ऑफ है तो हम ले रहे क्लासेस, तो ये चलेगा. मतलब बीच में हो सकता है कि तीनों भी चलेगा, जैसे बीच में काफी तीनों चल रहा था. पर अब जब ये ऑफ मिलता है तो इट गिव्स यू टाइम टू डू सेल्फ स्टडी. तो ट्राई कीजिए कि आप वो कवर अप करे. तो जैसे अभी मोस्ट ऑफ आप लोगों को सेकेंड हाफ पूरा फ्री मिल रहा है मेरे हिसाब से, और वो बहुत टाइम होता है इंटर लेवल पे. तो कुछ लोग घूमे नहीं, अपना पेंडिंग काम को पूरा कंप्लीट करे एंड गेट योर वर्क अपडेटेड. ठीक है? एंड मेरे को ना कल रिवीजन कॉपी चाहिए, जो मेरा आप लोगों ने अकाउंट्स का था ना, जिसमें हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम मैंने फाइनल रिवीजन करने बोला था, मेरे को वो कॉपी चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. और मेरे को इन्वेस्टमेंट का होमवर्क कल ही चाहिए. ठीक है, एकदम क्लियर है मेरे तरफ से इंस्ट्रक्शन. मेरे को इन्वेस्टमेंट का होमवर्क कल चाहिए. हम सम नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और मेरे को मंडे को इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा ऑल द सम्स इन द रिवीजन कॉपी चाहिए. ठीक है, तो सैटरडे को कल हमको वाला सम्स चाहिए इसी कॉपी के अंदर, और फिर उसमें 1 से लेके जितना नंबर ऑफ सम्स तक है तो सारा मेरे को मंडे को चाहिए. ठीक है, आपको इंटर का पूरा फीलिंग हम देते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए. मंडे को वो कॉपी सबमिट कीजिएगा. उसके बाद आपका 1 घंटे का डाउट सेशन ट्यूसडे को लिया जाएगा. उसके बाद आपसे टेस्ट लिखवाया जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अगर आप टेस्ट में सम्स गलत करते हो तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ. अगर आपका सम्स गलत होता है, अब तीनों चैप्टर मेरा वापस से करोगे विद इन 2 डेज. ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको अच्छा लगू खराब लगू, घंटा फर्क नहीं पड़ता. ऐसे मैं खराब ही हूँ, मैंने मान लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को. आप सम गलत करो, मैं आपको सारा सम्स वापस करवाऊंगा A to Z, जब तक आप सम्स राइट करना नहीं सीखो. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है वैभव? नहीं तो तुमको उसी बॉलिंग लेन में नेक्स्ट टाइम बॉल की जगह तुमको हम फेंक रहा होगा. इन लोग से लेना, एग्जाम शेयर कर लेगा. कुशल से मांगना ना, धैर्य और इन लोग शेयर कर लेगा.
ढूंढना पड़ेगा। सब नंबर 10 ठीक है ना। अब कुशल ठीक है ना। गलत हुआ, सम टेस्ट में गलत हुआ, तुम उसके बाद पूरा इंटर तक गाड़ी नहीं चलाएगा, देखना। आई विल मेक श्योर दिस। हम तो कुछ बोला ही नहीं, हम खाली बोला टेस्ट में राइट करना सब। हम कुछ बोला नहीं ना। चलिए हमको धैर्य दिखाया था। आगे बढ़ते चलिए। हम कुछ बोल ही नहीं रहे तुमको, हम कुछ बोल ही नहीं रहा था। पर तुम लोग को हम ना शुरू में कुछ बोला था कि क्या ये लियो क्लब जेसीआई क्लब छोड़ो, तो तुम लोग घंटा छोड़ दिया। हर दूसरा दिन एक हाथ पकड़ के ट्रू वीडियो डाल रहा होता है दोनों जन, ठीक है भाई। यू कैन नॉट अफोर्ड इट गाइस। आप लोग अभी तो एक चीज रियलाइज नहीं कर रहे, ठीक है ना। जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, आपको पहले का भी रिवाइज करना पड़ेगा। और तब क्या होगा, अब जो 3 सब्जेक्ट चल रहा है, ये 3 खत्म होगा, नेक्स्ट 3 शुरू होगा। जब वो नेक्स्ट 3 शुरू होगा, पहले का 3 भी तो रिवाइज करना पड़ेगा। For my subject, it's absolutely clear. The day I finish accounting 1, your accounting 1 should be done along with me. I hope this is clear to everyone. चलिए सब नंबर 10 डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हम वो फ्लो चार्ट, टाइम चार्ट बना रहे हैं फॉर बॉन्ड्स, क्योंकि पहले सम बॉन्ड्स का है। सम नंबर 10 में हमको आज सब लोग रिप्लाई करेंगे कि तुम लोग अभी भी गलत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स। आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट। व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट? देखिए तो सब लोग डेट्स देखिए तो पहले जो पूछा वो बताएगा सब लोग हमको। व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट? 1/4 है, और इंटरेस्ट का डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 डेट देख लेते हैं। 1/4 है, 2/5 है, 30 जून है, 30 सितंबर है, 31 दिसंबर है। कितना डेट से? 5 डेट से। 31 मार्च इज द क्लोजिंग डेट ना मेरे हिसाब से, ईयर एंडिंग या। तो 142021 ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं लिखूंगा 1200 यूनिट्स। और इसके पहले इंटरेस्ट कब था, अगर आप बता सकते हो तो कितना महीना का इंटरेस्ट अक्रूड है? 3 महीना तो लिख देते हैं इंटरेस्ट अक्रूड, यहीं पे लिखेगा, वर्किंग नोट नहीं बनाएगा। कितना? तो 1200 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12 बोल के करना सब एग्जाम में। व्हाट इज, पूरा टाइम चार्ट पहले रेडी कर लेते हैं। एंडिंग डेट है 31/3/2022, 2 डेट और चाहिएंगे 36, 31, 12। क्वेश्चन के हिसाब से नेक्स्ट डेट क्या आएगा? 25 को परचेज किया है, कितना यूनिट्स? 2000 यूनिट्स। पी लिख देते हैं हम परचेज के लिए। अब इसके लिए तो हम लोग क्या बनाएंगे, अगर आप ये बता सकते हो? वर्किंग नोट बनाओगे, हम लोग जाएंगे नीचे और लिखेंगे वो नहीं लिख रहा हूं ऊपर हेडिंग, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स, वो लिख लेना ना तुम लोग। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज प्राइस 2000 इंटू 100, कितना रुपया आएगा? 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपया। अब इस परचेज प्राइस 2 लाख के ऊपर क्या मिला हुआ है, अगर आप बता सकते? माइनस 2 लाख इंटू 12% इंटू महीना में गिन रहा है, क्योंकि एक दिन के कारण ऐसे भी इंटरेस्ट खाली 1 रुपया से बढ़ेगा। कुछ ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ डेज करके फायदा नहीं है, पर 9-10 में होता तो फिर हम डेट्स में खेलता, हमको करना ही पड़ेगा। और अगर 15 तारीख होगा तो 0.5 मंथ लेके आप कर सकते हैं सब। क्या बोला, समझ में आया? अपना लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ था, अगर आप बता सकते तो? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। कितना महीना का इंटरेस्ट निकलेगा? 4 महीना। तो 2 लाख इंटू कितना आ रहा है? इसके अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है, ब्रोकरेज तो है नहीं ना सब में, तो क्या मिल गया अपने को? अगर ब्रोकरेज और होता तो पहले ब्रोकरेज और प्लस होता है, बाद में इंटरेस्ट माइनस होता है। याद है, भूल गया आप लोग? नेक्स्ट आगे बढ़े।
इसके बाद इस दिन पे क्या कैलकुलेशन होगा अगर आप ये बता सकते हैं तो। इंटरेस्ट तो देख लो कितना यूनिट से दिख रहा है क्वेश्चन में क्लियरली, 3200 यूनिट पे 12% की जगह सीधा 6% पे लगा लो। 6 महीना का लगाना है, कितना आएगा बताइए? 19,200। नेक्स्ट डेट क्या है सम के अंदर? 39 सेल किया हम लोगों ने, कितना यूनिट सेल किया? 1500। तो बिना बुद्धि के सीधा यहाँ जाते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सेल प्राइस। ओ इंटरेस्ट नहीं है तो सीधा लिख दे क्या? तो सेल प्रोसीड्स कितना? 1500 इंटू 105 बताइएगा। 500। क्या माइनस करेंगे अपन इसमें से? तनिषा तुम राइट किया ना यहाँ तक? हाँ ये चेक करने के लिए। तनिषा तुम देखते हो गलत करेगा, हमको बताना कुछ भी। हाँ कॉस्ट, अरे क्योंकि हम बाकी संस्कृत तुम्हारा पीडीएफ लेके दिखाएगा ना, तो तुम राइट करना चाहिए ना। तो माइनस क्या करेंगे अपन? कॉस्ट। सुनिए क्या फीफो करना है? क्या करना है? वेटेड एवरेज, क्योंकि सम बोला है। कुछ नहीं बोले तो अपना नोट लिख दो कि हम लोग वेटेड एवरेज से सम किया, खत्म। क्योंकि शेयर्स में भी वेटेड एवरेज करते हो, वेटेड एवरेज इज इजीियर अपने लिए। तो अपन वेटेड एवरेज में जाएगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस है 1200 यूनिट, इसका कॉस्ट कितना है? 1,26,000 प्लस ऊपर वाला का कॉस्ट है 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3,200 इंटू 1500। गेन आएगा भाई, बताइएगा कितना? 8438। और इसी के ऊपर हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट निकाल लो इसके ऊपर, 4,500। याद है हम लोग का प्रॉपर वर्किंग नोट यही बना था हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? व्हाट विल बी द नेक्स्ट डेट? ये इस दिन पे क्या कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट? तो 3,200 में से 1,500 गया, कितना बचा? 1,700। 1,700 पे 6 महीना का निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना आएगा बताइएगा? 10,200। क्लियर है क्या आप लोग? हमको लग नहीं रहा। अब 1700 यूनिट्स बचा है, और इसके ऊपर क्या अक्रू होगा अगर आप बता? कितना इंटरेस्ट अक्रू होगा अगर आप बता सकते? आप लोग ये राइट करना सीखा है क्या? ये 1700 यूनिट का हम लोग कॉस्ट निकालेगा। तो कॉस्ट तो वेटेड एवरेज है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला 1,26,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3,200 इंटू 168। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से। क्या दिया हुआ है क्या फेयर वैल्यू? नहीं दिया हुआ है, तो सब यहीं पे खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलेगा? कोई डाउट है? अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे? लेजर। तो मैं लेजर नहीं बनाने वाला हूं, मैं लेजर ओरली बोलने वाला हूं। आप बराबर चेक कीजिएगा, आई होप चेक करना आता है आप लोग को। हम इसको देख देख के लेजर बोल रहे हैं। चेक टू बैलेंस बीडी, सुनाई दे रहा है सबको? टू बैलेंस बीडी नॉमिनल वैल्यू में आएगा 1,20,000, इंटरेस्ट में आएगा 3,600, अमाउंट में आएगा 1,26,000। डन। रिपीट कर देता पहला डे। टू बैलेंस बीडी 1,20,000, 3,600, 1,26,000। कुछ तुम होमवर्क नहीं किया क्यों? वापस बोलो क्या बोला एक बार। ये मेरे क्लास से मत बोलो, बस बाकी कुछ भी बोलो, ये मत बोलो। एक भी जन हमको आज का जिंदगी हमको ये मत बोला कि हमको टाइम नहीं मिला, जेन्युइनली प्लीज ये मत बोलो, ठीक है? और कल आप लोग के पास जेन्युइन टाइम होना चाहिए था 2 सम करने के लिए। यू हैड सफिशिएंट टाइम। कल आप ये नहीं बोल सकता कि आपको पूरा दिन क्लासेस चल रहा था। 2 सम, इट वाज 25 मिनट्स का जॉब जेन्युइनली। अगर आप बैठा होता तो उसमें भी 10 तो हम क्लास में करने बोला था तुम लोग को, आधा सारा समय। तो क्या सेंस बन रहा है? इफ यू हैवंट डन द होमवर्क, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सिटिंग इनसाइड दिस क्लास? बताओ।
गाइस अगर आप लोग खुद से नहीं करेगा ना इंटर में प्रैक्टिस, तो आई कैन नॉट हेल्प यू इन अकाउंटेंट्स. And to make you one thing very clear, guys, this is one paper where people score 60 plus. There is no guarantee about any other paper. But this paper, normally people believe कि अगर difficult भी आएगा तो 60 टच कर लेगा हम लोग पेपर के अंदर. और अभी बता रहे यार, जो इसमें 60 टच नहीं करता है ना, उनका इंटर ग्रुप वन क्लियर नहीं होता. आई एम सॉरी आई हैव टू स्टेट दिस वर्ड. Guys, your batch now needs to reconsider ki what the hell are you guys doing with your inter preparation? Everyone here. Put you into context ना, last time वाला का batch ना इस डेट पे शुरू हुआ था. To put down the poster last time is date. Genuinely telling you. Last time हम लोगों ने इस टाइम पे अपना बैच शुरू किया था इंटर का, क्योंकि लास्ट टाइम द फाउंडेशन के कारण थिंग्स आर वेरी डिलेड. आप लोग इतना एडवांस में स्टार्ट करके व्हाट्स द पॉइंट, मतलब व्हाट इज द पॉइंट दैट वी आर पुटिंग इन एफर्ट्स टू कैलकुलेट एवरी डे. हम आपको बता रहे हैं लास्ट में क्या होता है. आप एक ग्रुप लिख रहा होगा लास्ट में, बिकॉज यू गाइस आर नॉट स्टडीइंग राइट नाउ. एक बार वो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस 45 सम्स का शीट देन. हम आईसीएम मॉड्यूल का एक एक सम करवा देते, हो गया खत्म झमेला. हम पूरा बैच को ना एकदम ये लास्ट टाइम बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसका हम नहीं बोलेगा एकदम क्लियरली. आई डोंट केयर हाउ मेनी क्लासेस आई टेक, पर जब मेरा सब्जेक्ट खत्म होता है ना, मेरा स्टूडेंट्स लोग को सब्जेक्ट आता है, एंड दैट्स व्हाई आई टीच दिस सब्जेक्ट. आई एम टेलिंग यू दिस टुडे. हम एकदम जेन्युइन बोल रहे हैं. आप लोग अभी अकाउंटिंग 1 पढ़ने के बाद में आपसे रिवाइज नहीं होगा, और आप हमको आगे बोलेगा फिर से पढ़ा दो. और आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आई एम नॉट गोना टीच द सिलेबस अगेन. आपको अच्छा लगे, आपको खराब लगे, जो लगे लगो, हम नहीं पढ़ाएगा सिलेबस वापस. और हम क्यों नहीं पढ़ाएगा, हम रीजन बता देते हैं. हायर परचेज 9 क्लासेस, इन्वेस्टमेंट सॉरी इंश्योरेंस क्लेम 9 क्लासेस, 9 + 9 18. दिस इज माय 6th लेक्चर, और अपना लेक्चर्स 2 घंटा चल रहा होता है एवरी डे. तो हम तो वापस नहीं पढ़ाएंगे. हम 24 क्लास इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक, और हम नहीं पढ़ाएगा वापस. इम्पॉसिबल इज द वर्ड. बस टाइम होगा तो भी हम तो वापस नहीं पढ़ाएंगे. आपको बाकी अगर टीचर बोला कि उन लोग रिवाइज करवाएगा, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम रिवाइज नहीं करवाएगा, एक्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो भी 4 ही स्टैंडर्ड है जो हम रिवाइज करवाएंगे, और हम कुछ रिवाइज नहीं करवाएगा. और एएस क्यों रिवाइज करेंगे, वो थियोरेटिकल है, वो लोग को याद नहीं रहता. हम खाली वो रिवाइज करेंगे, हम एक भी चैप्टर रिवाइज नहीं करवाएंगे. हम एकदम क्लियर है. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन. अगर हमको कोई पूछ रहा है आप क्यों नहीं करवाएगा, तो भाई ये फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स है, जिसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 1 ही महीना मिलना चाहिए कायदे से. Let's start studying, man. Good students here feel the pressure. हम गुड स्टूडेंट्स को देखा है एग्जाम नहीं लिखते हुए. हम गुड स्टूडेंट्स को जाके देखा है कि लास्ट में जस्ट स्क्रू इट अप. आई एम टेलिंग यू चेक. प्लीज कीप एन एटीट्यूड. दोनों ग्रुप लिखना है और ढंग से लिखना है दोनों ग्रुप. देख लो आपके सामने कितने लोग बैठे हैं इस बैच में. मेरे को एक ही मतलब है कि दोनों ग्रुप कंप्लीट होना चाहिए. एंड टू पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट, भाई 6 महीना मेहनत कर लो, उसके बाद यू गोना बी सॉर्टेड. इमेजिन दोस पीपल हु हैवंट क्लियर्ड इट, नाउ दे डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली वांट टू. पुट टू कॉन्टेक्स्ट, इमेजिन करो आपके जिन फ्रेंड्स का फाउंडेशन नहीं हुआ, अब उनके लिए फाउंडेशन इज गोना बी सो फ्रस्ट्रेटिंग. भाई वो एक्सटेंड हो चुका है 1 महीना और. मतलब हम लोग जून 24 से तो फाउंडेशन लिखेंगे, उसका रिजल्ट आएगा उसके 1-2 महीना बाद. तो मतलब सितंबर तक तो बेचारे फाउंडेशन में अटके हुए हैं. अगर वो सितंबर तक फाउंडेशन में अटके हुए हैं, तो वो मई अटेम्प्ट इंटर लिखने के लिए ना काफी हिम्मत चाहिएगा. जेन्युइनली टेलिंग.
तो आप लोग के लिए सब कुछ ऑन टाइम हुआ है, यूटिलाइज इट वाइजली एंड कीप इन माइंड कि अगर बीच में कोविड का एक लॉकडाउन आ गया तो आपका स्पीड का लग जाएगा पूरा। लास्ट बैच के साथ यही हुआ था। प्लीज गेट योर शिट टुगेदर। और लास्ट टाइम में मेरा बैच में कोई होमवर्क करके नहीं आ रहा, ये लास्ट टाइम है। इज दिस क्लियर? और बाकी ना हमको कॉपी चेक करने का जरूरत नहीं किसी का भी, हम शक्ल देख के लोग का बता देता है कि वो होमवर्क किया या नहीं किया, ठीक है? और आप लोग इंटर में जब हम 11 का बच्चा लोग को पकड़ सकते तो आप लोगों का तो कतई जात नहीं है। इज दिस क्लियर टू द एंटायर बैच? लेजर बोल रहे हैं ओरली, हम लिख नहीं करेगा, आप ढंग से सुनिएगा और हाँ ना में रिप्लाई कीजिएगा। टू बैलेंस बीडी 1200 यूनिट का नॉमिनल वैल्यू लिखना है तो 1,20,000, इंटरेस्ट अक्रूड होगा 3,600, कॉस्ट पे होगा 1,26,000। फिर परचेज किया है तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू पे 2 लाख, इंटरेस्ट ये रहा 8,000, कॉस्ट 1,92,000। फिर इंटरेस्ट मिलेगा तो बाई इंटरेस्ट, सॉरी बाई बैंक इंटरेस्ट के कॉलम में 19,200 डन। फिर सेल कर रहे हैं तो बाई बैंक नॉमिनल वैल्यू में 1,50,000, इंटरेस्ट के कॉलम में 4,500, अमाउंट कॉलम में 1,57,500 एंड 2 PNL आएगा, 2 PNL 8438। अगर आप किया तो आप ऑडिट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वापस से इंटरेस्ट मिला है तो मैं लिखूंगा बाई बैंक कितना 10,200। हो गया क्लियर? लास्ट में है अपने को क्लोजिंग डालना है तो बाई बैलेंस CD 1,70,000, 1,70,000, इंटरेस्ट के कॉलम में 5,100 एंड द क्लोजिंग बैलेंस विल बी 168,938 एंड आपका दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए 2 PNL इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए। आई एम सॉरी, ठीक है? अब हम लोग शेयर्स के लिए वर्किंग नोट नहीं बनाते, हम लोग सीधा क्या बनाते हैं, लेजर। तो हम भी वही बना रहे हैं। क्या क्या कॉलम्स बनाना था शेयर के लिए, अगर आप लोग भूला नहीं है? लिखना पड़ेगा आपको, विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। ऊपर में आप लोगों ने लिख लिया होगा यार, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। अब मैं कुछ बोलूंगा, एक थ्योरेटिकल पॉइंट है AS 13 का, एंड आई वांट यू गाइस टू लिसन केयरफुली। आपने देखा शेयर्स के लिए अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर्स के लिए अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो AS 13 ये बोलता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग is not done on a global basis, it is done on an individual basis। एग्जैक्ट यही पॉइंट है, is not done on a global basis, done on an individual basis। इसका ये मतलब है कि आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है ना, उस सबका एक अकाउंट नहीं बनेगा, सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो एवरी क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट विल हैव अ अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज नॉट डन ऑन अ ग्लोबल बेसिस, इट इज डन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। तो अपना थ्योरी नोट्स में जाइएगा, जगह छुड़वाया हुआ था वहां पे पॉइंट लिखिएगा प्लीज। As per AS 13, as per AS 13, comma, valuation of investment is to be done, oh bhai, this is relief, valuation of investment is to be done on an individual basis and not on a valuation of investment is to be done on an and not on a
ग्लोबल बेसिस। कुछ हमको कल तक सारा काम अपडेटेड चाहिए, रात भर सो मत, हमको मतलब नहीं है, काम सारा अपडेटेड चाहिए। होमवर्क पता है क्या है? पूरा नहीं है, नंबर्स लिखवाया आप लोगों को, कोई फोटो डाल देना तो होमवर्क का। कल सो रहा था क्लास में, यहाँ तक हो गया क्या सबका? क्लियर है? ठीक है, चलिए बैक टू द सम। गाइस तो हम थ्योरी पॉइंट्स कवर करते हुए गया इन्वेस्टमेंट का, एस 13 का जो भी पॉइंट्स था, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? डेट पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब पढ़ रहे हैं 15 अप्रैल को हुआ है ना स्ट्रेट अवे, क्या परचेज किया देखिए, तो 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट 200 ऑन कम राइट बेसिस। अब मैं याद दिला देता हूं आपको, इन केस ऑफ शेयर्स कम राइट से कोई मतलब नहीं है, कम डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। मतलब इन लोग ये बोलना चाह रहे हैं जिस दिन ये शेयर खरीदा है ना, उसके लगभग राइट डिक्लेयर हो चुका है, तो राइट शेयर प्राइजेस का दाम इसके अंदर इंक्लूडेड है। ब्रोकरेज कितना परसेंट पे किया गया था? 1%। तो कैलकुलेटर पे मार लेते हैं क्या, 5000 इंटू कितना 200 प्लस कितना करेगा आप लोग 1%। तो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे टू बैंक, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है गाइस 5000, जिसका अमाउंट इज 10 लाख 10 नहीं चलेगा, ये बेसिक मैंडेटरी नहीं है इतना, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट 3 जून को कंपनी अनाउंस द बोनस इश्यू ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। तो 5000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 2 2000, 2 बोनस इश्यू 36 को 2000 और अमाउंट विल बी डैश। क्या रिदम बनाया आप लोग का यार? इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, दी कंपनी मेड अ व्हाट राइट इश्यू। अब एक सेकंड सुनो मेरा बात, और ये बोलेगा राइट इशू के टाइम पे एक शेयर होल्डर के पास कितना ऑप्शन होता है? 2। पहला ऑप्शन वो सब्सक्राइब कर ले तो टू राइट इशू, टू बैंक मतलब ब्रैकेट में राइट इशू। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? मतलब अपना राइट बेचना, अपना राइट बेचना, शेयर नहीं, राइट बेचना, ताकि कोई और वो सस्ते दाम पे खरीद ले। वो राइट बेच के जो रुपया आएगा वो रुपया विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। और इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम लोग सीखेंगे सम नंबर 12 के अंदर। क्लियर? धन्यवाद। अभी क्या हुआ देखिए, द कंपनी मेड अ राइट इशू। तो नीचे जाके निकालते हैं हम लोग, क्या कैलकुलेट करेंगे अगर आप बता सकते हो। नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो बताइए मेरे पास टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? अभी 7000 है, तो 7000 विल बी डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, कितना आ गया? तो मेरे पास राइट इशू शेयर का ऑफर आया 1000 शेयर का। अब एंटायर मनी वाज पेबल पे 31 अगस्त, पर इन्होंने 22 अगस्त को क्या किया ये बता दीजिए। रिनाउंस द राइट ऑन कितना शेयर्स गाइस? 200 शेयर्स एट द रेट ₹60। तो रुपीस कितना हो गया? दिस 12,000 will be transferred to या will be credited to PNL अकाउंट। आप कुछ भी लिख सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? गाइस रिप्लाई नहीं आया है यार। अब जो 800 शेयर बचा है उसको मैंने क्या किया? सब्सक्राइब। तो मैं ऊपर जाके क्या लिखूंगा अगर आप बता सकते? कितना शेयर्स है? 800, ब्रैकेट में लिखना राइट इशू, कितना पे किया? 250 रुपया में क्या शायद मेरे हिसाब से। डेट क्या है? 31 नहीं, एंटायर मनी वाज पेएबल बाय 31 अगस्त लिखा है। क्लियर है?
So the entire money was payable by 31st August, पर वो कब पे किया है? 22 अगस्त को। देखो 22 अगस्त का पॉइंट में बोला हुआ है द रिमेनिंग राइट्स वे सब्सक्राइब, तो उसने कब सब्सक्राइब किया है? 22। तो यार राइट इशू का अमाउंट वाज पेबल बाय व्हाट डेट, अगर आप ये बता सकते हैं तो मेरे को 31 अगस्त। पर इस बंदे ने कब किया, अगर आप ये बताओगे तो मेरे को 22 अगस्त। तो टू बैंक में क्या लिखेंगे अपन? 22 अगस्त। टू बैंक नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 800 और अमाउंट में कितना रुपया? 2 लाख। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? तो गाइस जो रिनाउंस करता है राइट वो कहां पे जाता है? हमको पॉइंट समझाना, उसके लिए हम बार बार रिनाउंस करने राइट कहां जाता है? पीएन। पर उस पॉइंट से एक एक्सेप्शन है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट सेकेंड 2 सितंबर को क्या हुआ है? डिविडेंड एट द रेट 15% फॉर द ईयर एंडेड। तो भाई ये डिविडेंड क्लियर इंडिकेशन है कि ये डिविडेंड कब का है गाइस? गुड मॉर्निंग। डिविडेंड एट द रेट कितना परसेंट? 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मतलब डिविडेंड कब का है? जो हम लोग को मिला है। ठीक है, तो ये डिविडेंड विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, क्योंकि वो इस साल नया इशू हुआ है। तो डिविडेंड खाली किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 5000, and that dividend will be considered as pre-acquisition dividend, क्योंकि वो लास्ट ईयर किसी और का था। क्लियर? और इन लोगों ने नीचे बोला भी है कि no dividend is received on bonus shares are declared on this and the dividend pertains to this. लोगों को कंफ्यूजन है। तो डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन विच नंबर ऑफ शेयर्स? ये मेरा क्वेश्चन 5000 से हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आप बता सकते हो तो प्लीज। डिविडेंड ऑन कितना शेयर्स गाइस? आपको नोट लिखना पड़ेगा। तो 5000 इनटू व्हाट इज द नॉमिनल फेस वैल्यू गाइस? 10 इनटू कितना परसेंट है? डैश। इस डिविडेंड को क्या डिविडेंड बोला जाएगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे हिसाब से तो एकदम लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें AS 13 का कॉन्टेक्स्ट है। या फिर आप ऐसे नोट लिखिएगा, 7,500 पे स्टार मार्क देके नीचे लिखिएगा इट इज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड एज पर AS 13 इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी लिख सकता है, पर आपको वो लिखना पड़ेगा कि एज पर AS 13 प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये लिखना है, कैसे भी लिखो, पर ये लाइन होना चाहिए पेपर में। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यहाँ ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय बाय 7,500 16,9 को। तो समझ आ जाएगा तो बता दीजिएगा जल्दी से।
पूरा बात से वार्तालाप चल रहा है कि आप क्लियर हो। अब हम लोगों ने क्या किया, सेल किया है 3000 शेयर्स एट द रेट कितना रुपया 3%, फिर ब्रोकरेज लगा है। सेल के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस होता है, कांड मत करिएगा। तो कैलकुलेटर पे बताइएगा सेल प्रोसीज कितना रहा, वो सीधा ही लेंगे। कितना शेयर बेच दिया, तो बाई बैंक लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर में 3000 लिखेंगे, 3000 इंटू 300 करेंगे, माइनस 1% करेंगे, बताइएगा क्या 8 लाख। अब इसके ऊपर गेन या लॉस कैलकुलेशन होगा, तो वो नीचे जाके कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। अब हम लोग वेटेड एवरेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अपन, वेटेड एवरेज। नहीं पता आप लोग को, क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेल प्रोसीड्स। क्या लिखेंगे हम लोग, सेल प्रोसीड्स। माइनस क्या करेंगे, अगर आप कॉस्ट वेटेड एवरेज से निकालेगा तो निकाल के दिखा बता रहे हैं। 10,10,000 दिख रहा है आपको, प्लस 2 लाख माइनस 7,500। ठीक है, लिख भी देता है, इजी रहेगा। 10,10,000 प्लस, बोलो प्लीज, 2 लाख डिवाइडेड बाय 7,800 इंटू कितना बेच दिया इसमें, 4,62,500। ओ भाई, तो हेवी प्रॉफिट है भाई। 4,28,500 कितना आ रहा है, 4,28,500। ये कुछ ज्यादा ही गेन हो गया। लेट मी चेक ना, इसमें कुछ हम लोग प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हम एक बार इसका आईसीआई का क्वेश्चन चेक करते हैं, तो मुझे याद नहीं है इतना बड़ा कोई गेन का सम था। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का सम है ना ये। $428,500 आया क्या आपने? बहुत इजी क्वेश्चन इसका, 20 तो क्वेश्चन है, उसमें तो 40 मिनट का गाइस चेक करना ना, जो हम बोल रहे हैं पीएनएल में 4,28,500 ही आया ना अपना। ठीक है, राइट है, एनीवे जो भी है ठीक है। 4,28,500 अपना गेन आ रहा है, तो ऊपर में जाके हम लोग क्या लिखेगा, अगर आप ये बता सकते तो। टू पीएनएल किसके कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में 428,500 किस दिन बेचा हम लोग यार, ये 15 जन को। नेक्स्ट अब 15 जन है पहले। द रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड,
हाँ ठीक है, इंटरिम डिविडेंड है ना, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नीचे जाके लिख रहे हैं इंटरिम डिविडेंड ऑन कितना शेयर बचा है अपने पास, बताओ 4800, 3000 बिक गया है हमारा। इंटरिम डिविडेंड ऑन 4800 शेयर्स, तो 4800 इंटू 10% 4800 विल बी, ये सब आपको लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाया। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हमको पूछे कि कॉलम में हम लोग क्या डिविडेंड का कॉलम ऊपर बना सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट का बनाते हैं, अब बना सकते हैं, वो आपका चॉइस है, या आप नीचे नोट पे लिखिए जैसे मैं लिखा, इस जिसके जो आपका अच्छा लगे। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब लास्ट डेट है विच इज द क्लोजिंग डेट बाय बैलेंस शीट। कितना बचेगा? 4800। तो 4800 का कॉस्ट कैसे निकलेगा? किसका कॉस्ट निकालना है? 4800 का। 10,10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय 7,800 इंटू 4,000, कितना आएगा कॉस्ट? 7,40,000। अब इसका एक और चीज निकालेंगे, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू। कितना आ रहा है? लोअर पे वैल्यू होगा, तो ऊपर जाके सीधा लिख देते हैं, तो कोई स्ट्रेस का बात नहीं। अगर याद रखना फेयर वैल्यू पे होगा तो फिर पीएनएल में डलेगा जितना का वो वैल्यू गिर गया है। तो पूरा ही क्लियर है, आप बता दो क्लियर है, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत? बढ़िया। भालो कौन सा नंबर किया हम लोग अभी? 1 से लेकर 10 तक एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। वी आर मूविंग टू सम नंबर 11 आप लोग करके आया या नहीं करके आया? फिर आगे 14, 15, 16 तो मेरा किया हुआ ही ऑलरेडी, ठीक है। तो 11 कर रहा है, फिर 13 डिस्कस करेगा, फिर वो 12 करेगा जिसके अंदर नया पॉइंट है। ये देखता पहले 11 तो करता। काम करना तो गैस हम इसका ना इस लेक्चर को पार्ट 1 पे यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं और हम 6th लेक्चर का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज नेटवर्क इश्यूज है। रीस्टार्ट द मीटिंग। लेक्चर 6 पार्ट 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर लेक्चर 6 पार्ट 2 जो लोग कॉपी में मेंटेन करता है कि बाद में अगर कभी कोई लेक्चर रेफर करना पड़ा। चलिए तो लेक्चर 6 पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। एक सम है 11 नंबर जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, उसमें अब 3 लगाना। लास्ट लाइन पढ़िए, प्रिपेयर सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% बॉन्ड, इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। तो अपने को कितना लेजर बनाना है? 3। 12% बॉन्ड, इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, इक्विटी शेयर ऑफ। तो भाई अभी तो मैंने पॉइंट लिखवाया, इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन ऑन व्हाट बेसिस? इंडिविजुअल बेसिस एंड नॉट ऑन। तो नहीं भी बोलता तो भी हम हर इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएगा। तो सबसे पहले ना सब में आप बॉन्ड्स का सारा पॉइंट मार्क कर लो, फिर आप अल्फा लिमिटेड का मार्क कर लो, फिर बीटा का मार्क कर लो। अब पहले हम लोग किससे शुरू करेगा अगर आप ये बता सकते? रिप्लाई नहीं आया। बॉन्ड से शुरू करेगा, तो बॉन्ड्स में सबसे पहले ड्यू डेट लिखेगा। तो देखो लिखा है हम लोगों ने ड्यू डेट। क्या है ड्यू डेट बताइए जल्दी से? 30 सितंबर एंड व्हाट 31 मार्च। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? गाइस रिप्लाई नहीं किया यार आप लोग। अब 1 मई को मैंने बॉन्ड्स परचेज किया है और उसके पहले इंटरेस्ट पे हुआ था 31 मार्च। तो क्या इसमें इंटरेस्ट अक्रूड होगा क्या? यस, इंटरेस्ट अक्रूड होगा। अब इन्होंने परचेज कितना पे किया? 84 कम इंटरेस्ट पे। तो परचेज प्राइस कितना? वर्किंग नोट बनेगा। परचेज प्राइस कितना? 2400 इंटू व्हाट 84 कितना आएगा? 2016,000। और इसमें से हम लोग क्या हटा देंगे? इंटरेस्ट, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट पे है। 24,000 इंटरेस्ट हट गया।
तो कितना आ गया कॉस्ट 19,92,000। चेक कर लीजिए क्लियर है क्या। आई होप होमवर्क किया आप लोगों ने, आपको समझ में आ गया। परचेज प्राइस में से मैंने क्या हटा दिया, इंटरेस्ट। रिपीट करना है या ओके? क्या यहाँ पे क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट डेट सब में क्या दिया हुआ, अगर आप पढ़ेगा तो अपना नेक्स्ट डेट विल बी 30 सितंबर। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आएगा वो यहीं पे लिख के छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट डेट क्या है अपना सम के अंदर, आप पढ़ो 1 मार्च को बॉन्ड्स बेचा है एट व्हाट, एक्स इंटरेस्ट। तो बेचते हैं, नीचे जाके सेल प्रोसीड्स 15,000 इंटू 90 कितना, 13,50,000। अब इसके ऊपर इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, कितना महीना का, 5 महीना का। नहीं समझा आप लोग? अब क्योंकि बेचा है तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस। अब आप चाहे फीफो करो चाहे वेटेड एवरेज करो, बात एक बराबर है। तो कॉस्ट 19,92,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 15,000, 12,45,000। तो मेरा गेन इज 1,05,000। फिक्स्ड इनकम यहाँ पे खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से। क्लोजिंग बैलेंस बचेगा मेरा, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 9,000 बॉन्ड। और इसी दिन क्या कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट। 9,000 के ऊपर इंटरेस्ट आया 54,000। क्या मार्केट वैल्यू दिया हुआ है क्या? तो 9,000 का कॉस्ट कैलकुलेट कर ले, तो कितना, 19,92,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 9,000, 7,47,000। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब मैं एक एडवाइस देता हूँ, जब अभी आपको प्रैक्टिस करना तो आपको सारा ही करना है, और आप जब वापस से कभी कर रहे होगे, मान लो जब मैं 3 चैप्टर का 3 और करना, 6 चैप्टर का एक साथ टेस्ट लूंगा, तो बार बार तो पूरा चैप्टर नहीं कर सकते। उस टाइम पे आप लास्ट का 2-3 सम कर लो, 9, 10, 11 टाइप्स सब रिवाइज होगी। क्योंकि है तो एक जैसा सम ना भाई, यहाँ पे तो अलग अलग नहीं है, हर सम तो एक दूसरे से अलग नहीं है ना एट दी एंड। क्या बोला, समझ में आया है गाइस? ठीक है, अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर। तो मैं लेजर बोलूं फटाफट से, टू बैंक। क्या लिखेंगे अपन जाके, टू बैंक। हम ओरली बोल देते हैं लेजर, इसका मैं टर्न किया हुआ, दिक्कत होगा। तो टू बैंक बताइएगा प्लीज जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। टू बैंक नॉमिनल वैल्यू कितना, 24 लाख। इंटरेस्ट कितना है अपना 24,000, और अमाउंट पे आएगा 19,22,000। फिर लिखेंगे बाय बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में 1,44,000। फिर लिखेंगे बाय बैंक 1,50,000 इन द नॉमिनल वैल्यू, 15 लाख इन द नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट में 75,000, अमाउंट में 13,50,000। फिर उधर लिखेंगे 2P&L, क्योंकि गेन हुआ था 1,05,000। अब फिर से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो बाई बैंक मिलेगा 54,000, या क्रूड नहीं है ये, मिलेगा, ठीक है। फिर बाई बैलेंस CD 9 लाख रुपीस इन द नॉमिनल वैल्यू एंड 7,47,000। और उधर में 2P&L लिखेगा इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने, कितना, 2,49,000। क्या यहाँ तक क्लियर है? हम रिपीट करें, समझ में आ गया 100%? आई थिंक इट वाज इजी। 3 है पर सम इजी है, ये सब आने से 12 मार्क का आएगा लगभग। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम लोग किसका बना रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। फिर बनाएंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ किसका गाइस, बीटा। तो इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा का पहला पॉइंट है 15 जून। ऐसा हमको तो 15 जून को ही दिख रहा है। इन्होंने परचेज किया है कितना रुपया में, 25 रुपया में, और ब्रोकरेज पे किया 2%। पॉइंट पढ़ा आप लोगों ने? तो टू बैंक, नंबर ऑफ शेयर्स में लिखेंगे 1,50,000। ये रहा, दिख रहा है 1,50,000। नहीं समझा आप लोग? अब इस 1,50,000 को इंटू करेंगे 25, कंफ्यूजन आप लोग, प्लस क्या करेंगे 2%, कितना आएगा 38,25,000। फिर अल्फा ने बोनस किया है हर 3 शेयर के ऊपर 2 शेयर, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 1 लाख। तो 2 बोनस इशू 1 लाख, अमाउंट कॉलम डैश होगा। फिर अल्फा लिमिटेड का इंटरिम डिविडेंड को बेचा है, सोल्ड 80,000 शेयर्स गाइस। तो बाई बैंक नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 80,000,
नहीं, क्लियर नहीं है आपको? 80,000 फिर इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22, ब्रोकरेज नहीं है तो 17 लाख। अब इसके ऊपर क्या कैलकुलेट होगा? तो हम लोग नीचे जाएंगे और लिखेंगे सेल प्रोसीज 17,60,000 माइनस व्हाट? कॉस्ट। तो 38,25,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू कितना बेचा है हम लोग? 80,000। तो 12,24,000 करके दिखाना या क्लियर है? तो मेरा क्या आ गया? गेन। कितना गेन आया? 5,36,000। तो जाके ऊपर लिखेंगे टू PNL 5,36,000। फिर इसी अल्फा लिमिटेड पे क्या रिसीव हुआ है? इंटरिम डिविडेंड। हम लोग नहीं समझ रहे हैं क्या रिसीव हुआ है? इंटरिम डिविडेंड। तो 15% इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट होगा। 2,50,000 तो था लेकिन 80 बिक गया ना। किस पे कैलकुलेट होगा? 1,70,000 पे। हमको ज्यादा कुछ हले गलत करेगा क्योंकि इसने लास्ट टाइम भी सम को गलत किया था। तो ये 2,50,000 पे नहीं निकलेगा। ये कितना पे निकलेगा? 1,70,000। ब्लैक पेन से लिख देते हैं बेटर। 1,70,000 into the face value into 15%, 3 lakh। तो सर ये भी गलत होगा। 2 लाख will be transferred to PNL। इसने ये सेम गलती 10 में किया तो हमको पहले बता था कि ये सेम गलती इसमें भी करेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब इस सम को बंद करेंगे तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस CD कितना? 1,70,000 पे कॉस्ट निकाल लेते हैं। 38,25,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 1,70,000 कितना है? 26 लाख। खत्म। नहीं समझा क्या? नशे क्या किया आपने? चलिए 2 मिनट रुक रहे हैं ताकि सब लोगों का ही कंप्लीट हो जाए। गाइस देख लीजिए, मैंने टाइम दिया 2 मिनट के, आप लोग कर लो। गाइस अगर फाइनल डिविडेंड होगा ना तो राइट इश्यू और बोनस इश्यू पे कैलकुलेट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन बोला है कि करो कैलकुलेट। क्लियर? क्योंकि राइट इश्यू बोनस इश्यू इस साल इश्यू है पर फाइनल डिविडेंड कब के लिए पे होता है? लास्ट ईयर। क्लियर है? सुनो ना, वो इंटरिम डिविडेंड है। मैंने क्लास में क्लियर समझाया था जिस सम का आप बात कर रहे हो। उन्होंने बोला डिविडेंड देना है और डिविडेंड बोनस इश्यू पे भी देना है पर राइट इश्यू पे नहीं देना है। तो मैंने बोला था कि देखो डिविडेंड ये लास्ट ईयर का ऐसा सम में कहीं नहीं बोला है। द डिविडेंड बिलोंग्स टू दिस ईयर ओनली, इट्स एन इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड राइट पे देने के लिए मना किया है। अरे उसी को इंटरिम डिविडेंड मानना बोला था क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद क्लास सुनो और आओ बैठो क्लास के। कौन सा नंबर? तो खुद से क्यों किया? होता है सब होगा। अगर
कुछ नहीं बोला तो आएगा, राइट पे भी आएगा, बोनस पे। लेकिन सम अगर एक्सक्लूसिवली बोल दिया है कि हम इंटरिम डिविडेंड राइट पे नहीं देगा तो फिर राइट पे कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट कल तुम क्लास में उसके लिए तो बैकलॉग चलता है ना, तुम क्लास सिंसियरली करता नहीं है, फिर तुम अब इसका रिकॉर्डिंग देखेगा कि तुमको सब कुछ क्लियर नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हम डालेंगे तो देखेगा कैसे? अगर तुम ये बोलता हम तुमको सिटी सेंटर लेके जाता और हम लोग सब मिलके तुमको बॉलिंग लेन पे फेंकता। हम लोग को टाइम दिया चेक करने के लिए क्या क्लियर है क्या ये। चलिए नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स ऑफ किसका बनेगा अब गाइस बताइएगा। इसमें तो दो ही चीज है मेरे हिसाब से क्या। तो बीटा लिमिटेड में हम लोगों ने परचेज किया सबसे पहले तो 60,000 इक्विटी शेयर, कितना रुपया में 44 थ्रू अ ब्रोकर, जिसने ब्रोकरेज चार्ज किया 2% पे गाइस। तो 60,000 इंटू 44 प्लस कितना परसेंट, तो हम लोग लिखेंगे 2 बाय नंबर ऑफ शेयर 60,000, अमाउंट में आएगा 26,92,800। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 60,000 इंटू 44 प्लस 2%। रिपीट करना है या क्लियर है? दिख रहा है आपको ये? प्लीज ये एसी ऑन रखिए ना, आप जैकेट पहन के आइएगा, हम फीस लेते हैं आप लोग से तो हम पूरा टाइम एसी ऑन रखेगा। समर टाइम हो गया शुरू, हमसे रिक्वेस्ट करा ठंड लगने वाले अपने घर से कंबल लाइए, जैकेट लाइए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन एसी बंद मत करवाइएगा प्लीज, ठीक है? हमको बहुत गर्मी लगता है, एनर्जी हम डाल रहे सारा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? तो 60,000 इंटू 44 प्लस 2%। अबे हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, राइट इशू किया है 1 शेयर फॉर एवरी कितना शेयर, 4 शेयर। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 का राइट किया है। 15,000 में से कितना परसेंट रिनाउंस कर दिया है? 60% रिनाउंस किया है। तो रिनाउंस 60% अगर किया है तो 60% विल बी 9,000। दिख रहा है? 9,000 इंटू कितना 2. दिस विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। पर इसी का हम लोग का जिंदगी में क्या है, एक्सेप्शन, जो हम लोग नेक्स्ट सब में सीखने वाले हैं फाइनली। क्लियर? कितना सब्सक्राइब किया है? 6,000। तो ऊपर जाएगा, लिखोगे 2 बैंक, ब्रैकेट में लिख देना। तो 6,000 इंटू कितना रुपया का शेयर है 5, 30,000। ओके, नहीं समझा होगा अभी भी। एक और चीज है, रिसीव्ड 18% इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड नीचे कैलकुलेट होगा, दिस 18% विल बी कैलकुलेटेड ऑन 66,000। ये राइट किया होगा, ये 66,000 इंटू 10 इंटू व्हाट परसेंट, 18%, एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। ये अमाउंट सही है क्या? राइट इशू के लेके होगा, इंटरिम डिविडेंड है। तो बैलेंस कितना बचा 66,000, जिसका अब डायरेक्ट ऐड अप करके भी निकाल सकता है भाई, क्या दिक्कत है? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? रिपीट करना है, समझ में आ गया सब पूरा? सब लोग लॉस लग रहे हो, बताइए क्लियर है? तो गाइस 1 to 11 हो गया। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। उसके पहले मेरे को कुछ पॉइंट समझाना है, मैं वो समझा देता हूँ, एंड देन वी गोना डू सम नंबर 12। 14, 15, 16 अपना हुआ है, 13 आप होमवर्क में करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? चलिए मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। Once you guys are ready, let me know, please.
तो मेरा बात सब लोग ध्यान से सुनना हो। तो एक आदमी है मिस्टर एक्स बोल के, मिस्टर एक्स, इसने 200 शेयर्स खरीदा। कितना शेयर्स खरीदा? 200 शेयर्स, ₹50,000। ऑब्वियसली ये पर शेयर नहीं है, दिस इज एन टोटल। तो 200 शेयर कितना रुपया में खरीदा ये बता दीजिए। फिर इसी मिस्टर एक्स को जिंदगी में ऑफर मिला राइट इशू का। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो इसने कितना शेयर खरीदा है मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोग से। 200 शेयर, कितना रुपया में अगर आप ये बता सकते तो 50,000। उसके बाद इसको ऑफर मिला राइट इशू का 1:1 में, मतलब हर एक शेयर के लिए एक शेयर। तो कितना राइट इशू का ऑफर मिला? 200 शेयर। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? इसको 200 शेयर का ऑफर मिला ₹107 पे। क्या यहाँ तक का 110 पे मिला? चलो दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक का स्टोरी सबको समझ आया है? हम एकदम नॉर्मल बोल रहे हैं, तो हमको ज्यादा स्टोरी बिल्ड नहीं कर रहे, तो ये सब ऑलरेडी स्टोरी बिल्ड किया हुआ है। तो मिस्टर एक्स है, उसने कितना शेयर परचेज किया? 200 शेयर। कितना रुपया में? 50,000। उसके तुरंत बाद उसको क्या मिला अगर आप एक बात बता सकते तो? राइट इशू कितना का रेशियो में? 1:1, मतलब 200 शेयर एट द रेट कितना रुपया में? 110। अब इसको 200 शेयर के लिए पास इसका दो ऑप्शन होता है, या तो ये सब्सक्राइब कर सकता है या ये क्या कर सकता है? रिनाउंस। अगर सब्सक्राइब करेगा तो 200 × 110 पे करेगा। इसने क्या किया? इस पूरे के पूरे 200 शेयर को क्या कर दिया? रिनाउंस। नहीं, मैं एग्जाम 12 पढ़ाई नहीं रहा हूँ, हम 12 नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। हम सब नंबर 12 नहीं करवा रहे हैं। मिस्टर एक्स ने परचेज किया, कितना शेयर परचेज किया? 200। कितना रुपया में? 50,000। राइट इशू मिला, उसके बाद कितना? तो कितना का ऑफर मिला? 200। 200 से दो ऑप्शन है, सब्सक्राइब या रिनाउंस। सब्सक्राइब करेगा तो कितना पे? 110। ये किसके लिए? सब्सक्राइब। क्या इसने सब्सक्राइब किया है क्या? इसने सारा का सारा रिनाउंस कर दिया 12,000। कितना रुपया में रिनाउंस कर दिया? 12,000। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया था? रिनाउंस करके जो भी रुपया आएगा वो किधर जाता है? और आप बोलोगे समझा तुम गौतम ने, यस या नो? पर इसी पीएनएल पॉइंट का एक क्या था? और जैसे ही ये राइट इशू हुआ, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स गॉन डाउन टू ₹40,000। मतलब आपने जो शेयर खरीदा था वो कितना रुपया का था? बिकॉज इट वॉज ऑन कम राइट बेसिस। क्या बेसिस पे? कम राइट। क्योंकि कंपनी कम राइट डिक्लेयर करने वाला था, तो शेयर का प्राइस बढ़ गया था बाजार में, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब तो राइट शेयर मिलेगा इसके ऊपर। और जैसे ही राइट शेयर मिल जाता है, शेयर का प्राइस गिर के वापस बैक टू ओरिजिनल हो जाता है। सेम बोनस में होता है, जब कंपनी बोलता है बोनस देने वाला है, शेयर का प्राइस बढ़ता है, और जैसे ही बोनस आ जाता है शेयर का प्राइस गिर जाता है। हम लोगों ने सम में किया, सम नंबर 2 में। बिफोर बोनस का प्राइस 175 था, आफ्टर बोनस का प्राइस 90 था। कल भी आप लोगों ने एक सम खुद से किया था, उसका कुछ याद आया मैंने क्या बोला? तो राइट के पहले शेयर का प्राइस क्या था? और जैसी राइट हुआ, मेरा शेयर का प्राइस गिर के कितना होगा? 40। क्या जरूरी होगा क्या? नहीं, और ये हुआ है इस समय। तो अगर ऐसा होता है तो मेरा रिनाउंस करके मैंने कितना रुपया कमाया आप ये बताइए। सुनाई नहीं दिया हमको? 12,000। और अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था? द एंटायर 12,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। पर अब ऐसा नहीं, क्योंकि राइट इशू करते ही आपका शेयर का प्राइस अगर गिर जाता है तो रिनाउंस करके जो रुपया आता है वो पहले एडजस्ट होता है अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो हम लोग लेजर में बाई बैंक लिखते हैं उतने अमाउंट के लिए। बताओ मार्केट प्राइस गिरा कितना से? 10,000। और रिनाउंस करके मिला कितना? ये 12,000 पीएनएल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन तब लगता है जब राइट इशू करते ही शेयर का प्राइस गिर जाए। शेयर का प्राइस क्यों गिरा? राइट इशू के बाद।
और ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर बताएगा अगला, नहीं तो आपको सपना थोड़ी आएगा। अभी तो कोई भी सम में ऐसा नहीं बोला था कि राइट इश्यू करते ही अब शेयर का प्राइस गिर के ये प्राइस हो गया है, लेकिन हम इस सम में बोल रहे हैं राइट इश्यू करते ही जो शेयर आप 50 रुपए कम राइट पे खरीदा था, अब वो कम राइट की जगह एक्स राइट बन गया है क्योंकि राइट इश्यू हो चुका है और वो दाम गिर के कितना हो गया है 40,000। मतलब इन शॉर्ट मेरा कॉस्ट कितना से गिरा, या मैं ऐसा बोलूं मेरा शेयर्स का वैल्यू कितना से गिरा, मार्केट वैल्यू कितना से गिर गया है 10,000। इन दिस केस रिनाउंस करके कितना रुपया है 12 में से जो 10 है that will be adjusted against the cost of investment and the remaining 2,000 will be carried to P&L। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं बड़ा बड़ा सम कर लेते हैं, ये सब पे ध्यान नहीं देते और आईसीआई इसी टाइप का सम एग्जाम में जाके डाल देता है और बोलता है आप तो बहुत बड़ा बड़ा सम करके आए पर हम आपके इससे पूछेंगे क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, और फिर लोग पेपर से बाहर निकल के बोलते थे पेपर इज डिफिकल्ट। द पेपर इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट कि जो क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं वो पेपर में आ गए अचानक से, बिकॉज यू हैव डन सिलेक्टिव स्टडी। तो अब ये मत करिए, अब अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसको पूरा पढ़ो, नहीं तो आपका यही हाल होगा एग्जाम में। तो इसके ऊपर इन लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन कंपलसरी में आ जाता है इन द 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 जगह आ सकता है, या तो नंबर 1 या लास्ट वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर आप चाहते हो तो मैं वापस समझाऊंगा बढ़िया से। मेरे को क्यों लग रहा है थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रुपया है 50 था, उसका मार्केट वैल्यू गिर के कितना, तो राइट के तुरंत बाद ये हुआ है, हर बार ये मत करके आ जाना, जब राइट के कारण ये होगा, राइट इश्यू करने के कारण। तो जो राइट रिनाउंस करके जो प्रोसीड आया है पहले वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे एडजस्ट होगा और उसके बाद वो किधर एडजस्ट होगा, समझ आया। एक बार आइए सम नंबर क्वेश्चन नंबर 12, आंसर कैसे लिखना है उसका पूरा नोट लिख पाएगा, पर पहले एक बार 12 ओरली डिस्कस करते हैं। देखिए 12 में क्या हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर एक्स एक्वायर्स, कैन वी फोकस गाइस, मिस्टर एक्स एक्वायर्स कितना शेयर्स गाइस, फिर आप लोग आंसर नहीं किए, 200 शेयर। ऑन व्हाट बेसिस गाइस, कम राइट बेसिस, फॉर कितना रुपया। ओके रिप्लाई बनाओ क्लास के अंदर। तो 200 शेयर खरीदा गया है ₹70,000 पे। ओके 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 बोलिए। तो इन्होंने परचेज किया है 200 शेयर्स कम राइट बेसिस पे, मतलब बाजार में ऑलरेडी पता था शेयर्स पे क्या आने वाला है, का राइट इश्यू होने वाला है। आगे पढ़िए। He subsequently receives an offer of right to acquire fresh shares in the company in the proportion of what? 1:1. So what is the number of right shares? 200 shares. At the rate कितना रुपया में कर सकता है 187 पे वो क्या कर सकता है, सब्सक्राइब। पर उसके पास एक और ऑप्शन भी होता है दुनिया में, रिनाउंस। क्या इसने वो किया है क्या? हाँ, he does not subscribe but sell all the right for कितना रुपया। He has done what? He has renounced the right dash कितना रुपया। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, रिनाउंस करके जो भी रुपया आएगा वो किधर जाएगा, P&L। लेकिन इस सम का आगे पढ़िए। The market value of the shares after their becoming X right has also gone down to ₹60,000। क्लियर समझ आ गया। मतलब मार्केट वैल्यू कितना था 70, ये मार्केट वैल्यू गिर के कितना हो गया 60, तो मेरा लॉस हुआ कितना रुपया, 10,000। ये 10,000 रुपया का लॉस पहले किससे एडजस्ट करवाया जाएगा, रिनाउंस। तो इसका 12,000 से जो रुपया आया है इसमें से 10,000 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये बाय बैंक लिख के आएगा इन द लेजर लाइक प्री एक्विजिशन डिविडेंड। पर इन्होंने लेजर बनाने नहीं बोला, खाली बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा। नहीं समझा अभी भी? कितना बच गया आप ये बता दीजिए। ये 2,000 विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू विच, क्लियर है? ठीक है, इसको लिखना कैसे मैं बताऊंगा। ऐसा ही एक और सम है जितना मेरे को याद है, पहले वो देखते हैं एक बार।
32 का बी, शायद मैंने होमवर्क नहीं दिया था मेरे हिसाब से, क्या आप लोगों को? 32 भी दिया। नहीं दिया था क्या गाइस? तो 32 होमवर्क में लिख लीजिएगा और 32 का बी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेडी हो जाएगा तो बताइएगा भाई लोग। मिस्टर एक्स एक्वायर्स कितना शेयर्स गाइस बता दो एक बार। 200 शेयर्स, कितना रुपया पे? 60,000। इट इज ऑन व्हाट बेसिस? कम राइट बेसिस। मतलब इसको पता था कि क्या ऑफर आने वाला है, राइट? तो ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्स एन ऑफर ऑफ राइट टू एक्वायर फ्रेश शेयर्स इन द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट? तो व्हाट इज द नंबर ऑफ राइट शेयर्स? 200। फिर आप लोग आंसर नहीं किए। अब ये 200 शेयर में दो ऑप्शन है इसके पास। पहला ऑप्शन ये क्या कर सकता है? सब्सक्राइब एट द रेट कितना रुपया? क्या वो ये किया है क्या? नहीं। उसने पूरा का पूरा क्या किया है? रुपीस कितना पे? 15,000। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रिनाउंस करके जो भी रुपया आएगा सारा कहां जाएगा? पीएनएल। लेकिन जैसे ही उसने राइट को रिनाउंस किया उसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हैव बिकम कितना रुपया? मतलब मेरा मार्केट वैल्यू कितना से गिरा है? 10 से। तो ये 10,000 रुपया विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट। एकदम बढ़िया मक्खन। पर इसको लिखना कैसे वो मैं नोट्स में लिखवाऊंगा क्योंकि थ्योरेटिकल आंसर है, ठीक है? तो 12 नंबर देके लिखवाऊंगा या कॉपी में समझा कर वहां पे भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर थिंग। पर मैं 12 का आंसर लिखवा रहा हूँ, फिर वो सेम आंसर 32 का बी में भी लिखना है तो वो आप घर में भी लिखिएगा 12 को लर्न करके, क्योंकि लैंग्वेज मैटर करेगा। तो हम क्या करेगा, हम वही लैंग्वेज लिखवाएगा जो आईसीआई लिखवाया है। परफेक्ट। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि हम क्या बोले? तो ये एक एक्सेप्शन वाला पॉइंट अपना बचा हुआ था। अगर आपको बोला था ना कि एक्सेप्शन का पॉइंट बचा हुआ है, तो एक्सेप्शन में क्या होता है? रिनाउंस राइट पीएनएल में जाता है, लेकिन अगर रिनाउंस राइट के तुरंत बाद मार्केट वैल्यू गिर जाए तो जितना से गिरा उसका रिनाउंस से जो रुपया आएगा पहले वो मार्केट वैल्यू पे एडजस्ट होगा, मतलब कॉस्ट को कम किया जाएगा, फिर बचा हुआ पीएनएल में जाएगा। आप लोग श्योर है? आप लोग क्लियर है? हाँ। लिखिएगा नंबर 12 का आंसर लिखवा रहा हूं मैं। इसका आंसर लिखवा रहा हूं 12। तो वैसे हम लोग जो भी चैप्टर कर रहे हैं हम लोग पॉइंट स्किप नहीं कर रहे, वी आर कवरिंग एवरीथिंग। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यार अपन जब डाउट क्लास लेंगे ना तो उसमें हायर परचेज का एक एक्स्ट्रा सम करवाऊंगा मैं, और उसके बाद ना एक सम नंबर अपना इंश्योरेंस क्लेम में डिस्कशन बचा हुआ है जितना मेरे को याद है, पास्ट पेपर का लास्ट वाला सम 45 नंबर। और आप चेक कर लीजिएगा कोई और सम तो इंश्योरेंस क्लेम में बचा हुआ नहीं है ना, ठीक है? आप करके लाइएगा चाहे डाउट क्लास के पहले कि अगर कुछ बचा हुआ है, ठीक है? तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। आइएगा नंबर बी, सॉरी आंसर लिखिएगा 12 एज पर AS 13। 12 का आंसर लिखना है, मैं बोर्ड पे आंसर नहीं लिखूंगा, थ्योरी आंसर है। आंसर लिखना है बढ़िया से, एज पर AS 13 where the investments are तो ना ये एज पर AS 13 लिख के शुरू करना पड़ता है हमेशा। जब भी AS का आंसर लिख रहा है जो भी AS का नंबर होगा वो लिख के शुरू होता है। तो एज पर AS 13 where the investments are acquired खरीदा, where the investments are acquired on come right basis, where the investments are acquired on come right basis and the market value, कितना बार कलर चेंज करेगा एक पैराग्राफ लिखने में?
ये पहले ब्लैक से लिखा, फिर ब्लू से लिखा, फिर अब ग्रीन से एक लाइन लिखा है, 2 लाइन बाद रेड से लिखेगा। As per AS 13, where the investments are acquired on कम राइट, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को कम राइट पे खरीदा था, and the market value of the investment and the market value of the immediately, important word है, and the market value of the investment immediately after their becoming सुनो एक बार पेन नीचे रखे, मैंने शेयर्स इन्वेस्टमेंट खरीदा क्या चीज पे था, कम राइट बेसिस पे। जैसे ही मैंने राइट इशू किया, उसके अगर इमीडिएटली बाद मार्केट प्राइस गिर जाता है, तब ये वाला एक्सेप्शन होगा। तो पहले मैं लिख रहा हूं एक्सेप्शन होगा कब, तो एज पर AS 13 when the investments are acquired on what, कम राइट बेसिस, and the market value of the investment immediately after their becoming X right, the market value of the investment immediately after their becoming X right is lower than the cost, is lower than the cost for which they were acquired, is lower than the cost for which they were acquired, comma, it may be appropriate। तो पहले मैंने लिखवाया कि भाई कब लगेगा ये एक्सेप्शन, समझा? तो बताओ कब लगेगा, जब इन्वेस्टमेंट क्या बेसिस पे खरीदा है, कम राइट, एंड इमीडिएटली आफ्टर देयर बिकमिंग एक्स राइट उसका मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। तो आंसर लिखने का तरीका समझ लीजिए, एएस का पहले एएस क्या बोलता है वो लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ में जो आपका नंबर्स दिया हुआ उस नंबर्स को समझाओगे। क्लियर है हमेशा? तो पहले जो एएस बोलते हैं पहले वो लिखना पड़ता है। कोई डाउट? तो हाँ, क्या लिखा है यहाँ तक बताइए प्लीज एक बार। Immediately after their becoming X right is lower than the cost for which they may acquire, it may be appropriate to apply the sale proceeds of rights renounced it will be appropriate to apply the sale proceeds of the rights renounced against the, किससे एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, against the cost of investment। To bring it to its, कितना रुपया एडजस्ट करता है, पूरा थोड़ी करता है। जैसे प्री एक्विजिशन डिविडेंड में पूरा एडजस्ट होता है, पर क्या ये पूरा एडजस्ट होता है क्या? नहीं, उतना ही होता है जितना से मार्केट वैल्यू गिरा है। तो टू ब्रिंग इट टू इट्स मार्केट वैल्यू, टू ब्रिंग इट टू इट्स मार्केट वैल्यू, एकदम सही बोल रहा है। मेरा खरीदा 60 पे था, मार्केट वैल्यू गिर के 50 हो गया है, तो टू ब्रिंग इट टू इट्स मार्केट वैल्यू, तो 60 से 50 में कितना रुपया से गिरा है, 10,000। ये जो 10,000 से गिरा है, ये इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि ये कॉस्ट किस में तक आ जाए, मार्केट वैल्यू तक आ जाए। अब लेजर इमेजिन करो, टू बैंक 60,000 बाय बैंक 10,000, तो 60 को 10,000 से गिरा के कितना पे ले आया, 50। तो वी हैव ब्रॉट इट टू इट्स मार्केट वैल्यू। नहीं समझा बेबी? एक बार पूरा पॉइंट वापस बोलता है, मैंने क्या पढ़ा। एज पर AS 13, जब एक इन्वेस्टमेंट को आपने कम राइट बेसिस पे खरीदा है एंड इमीडिएटली आफ्टर द राइट इशू उसका प्राइस मार्केट वैल्यू गिर जाता है, तो जो सेल प्रोसीज राइट को रिनाउंस करके आएगा वो हम लोग एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग इट टू इट्स 60 से 50 लाने तक। सेकेंड पैराग्राफ,
in the given case, second paragraph change करके, in the given case, the value of the shares shares immediately after the right issue in this case immediately after the right issue एक बार लाइन वापस बोलो has reduced to rupees, देखो 12 नंबर सम में कितना पे रिड्यूस हो गया है 60,000 रिड्यूस टू रुपीज ब्रैकेट के अंदर बाई रुपीज कितना रुपया 10,000 क्या बोला समझ में आ गया होगा अब तो ये तो तुम अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो सेकंड पैराग्राफ तो जैसे मैंने एस 13 का प्रोविजन लिखा मैं उसको मैच कर रहा हूँ कि जैसी राइट इशू हुआ मेरा शेयर का प्राइस गिर गया अब क्या होगा जो राइट इशू को बेच के प्रोसीड आएगा पहले इससे एडजस्ट होगा तो लिखो फुल स्टॉप द प्रोसीड्स that we received from renouncing the right the proceed that we receive from renouncing the right the proceed that we received from renouncing the right bracket के अंदर नहीं डैश देख लिखो the proceed that we received from renouncing the right डैश रुपीस कितना रिसीव किया था बताइए 12,000 रुपीस कितना 12,000 comma the proceed that we receive from renouncing the right dash rupees 12,000 dash क्या होगा 12,000 में से अगर आप बता सकते तो rupees 10,000 will be adjusted against the cost of will be adjusted against the cost of investment to bring it to its market value rupees कितना नहीं to bring it to its market value कितना रुपए का मार्केट 60,000 70 पे तो था मार्केट वैल्यू 60 पे लाने के तो मैंने 10,000 एडजस्ट किया in this case the sale proceeds of right issue rupees 15,000 comma 10,000 will be adjusted against the cost of investment to bring it to its market value rupees 50,000 sorry 60,000 तो 70 60 10 हो गया कितना बच गया 2,000 and rupees 2,000 will be credited या transferred to P&L account बोलिए क्या लगते हैं No need to repeat this या ये क्लियर है guys सब लोगों का क्लियर है रिपीट करना है समझ में आ गया अब आप लिखिएगा कंक्लूजन सुनो भाई एग्जाम में 5 मार्क का आंसर है हाँ तुम सीए का बच्चा है तुम लिख के आएगा 4 लाइन में ये 15,000 से 10,000 इधर डाल दो 5,000 डाल दो कोई मार्क्स नहीं दे रहा आपको फिर 5 में से 1 2 ही देते हैं उन लोग This is the way to write an answer. I hope this is clear. Your presentation of the answer really counts, even in theory paper. Conclusion. कितना रुपया मिला हम लोग? 12,000. $10,000
adjusted against the cost of investment. Exactly. 2000 will be transferred to. This is your conclusion. क्या पता अगर वो पेपर चेक करते करते बोर हो गया और वो ऊपर का 2 पैराग्राफ आपको पढ़े ही नहीं, उसको ये चाहिए तो ये रहा आंसर, ऊपर का 2 पैराग्राफ है, बस तुम मार्क्स दे दो उनको 4, काफी है। अब बोलोगे तो वापस बोल देंगे, मेरे को बोलो। क्या ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आया नहीं है? एवरीवन वापस बोलना है क्लियर? 100%? कोई भी डाउट? आई थिंक अपना 1 से लेके 12 तक सारा हो गया पूरा का पूरा अच्छा से, ठीक है। 14, 15, 16 अपना हुआ हुआ है मेरे हिसाब से। 13 मैंने आपको क्या करने के लिए बोला है? होमवर्क। अब एक बार बताना ना कौन सा सम होमवर्क में नहीं है जो बच गया है। जैसे 17 बचा हुआ है मेरे हिसाब से। एक पेन देना ना, इतना लेके बैठे। 17 अपना बचा है जितना मेरे को याद आ रहा है। 17 बाकी 18 बाकी है। 19, 20, 21, 22, 23. 21, 23 हो गया। 21 बाकी है। 22 बाकी है। फिर 17, 18, 19, 20. 17 मार्क कर लिया। 18, 19, 20, 21, 22, फिर 23, 24, 25 हो गया। 26 हो गया मेरे हिसाब से। 28 आप काट दीजिएगा, उसमें कुछ गलती है, छोड़ दीजिए। 29 होमवर्क है आप लोग का। 30 होमवर्क है आप लोग का। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 होमवर्क है। 39 नहीं हुआ। 41, 42 भी हुआ। हो गया। कौन सा? नहीं हुआ। 41, 42 नहीं हुआ। सब क्लासिफिकेशन वाला है। 43, 44, 45, 43 हो गया। 43, 44, 45 और 46 हो गया। 46 और 46 आप ठीक है। हाँ, सब ये क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट्स के ऊपर है। अब जैसे ये जो एक क्वेश्चन है पूरा का पूरा 17 नंबर, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट एज पर AS 13। तो AS 13 क्या क्या डिस्क्लोज करने बोलता है। आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट है, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ता है। वो क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है वो AS 13 बताता है। इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये हर AS बोलेगा कि इन्वेंट्री के बारे में ये बोलो, कैश फ्लो के बारे में ये बोलो, इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बोलो। नहीं समझा अभी भी आप लोग? तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हर AS में। अब प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ समझा रहे हैं। ग्रुप 1 में AS, ग्रुप 2 में AS, और इतना सारा हर AS का अपना एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये काफी डिफिकल्ट होता है लर्न करना, ठीक है। तो हम नॉर्मली अपना स्टूडेंट लोग को बोलते हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है तो करिए, नहीं तो इट्स ओके। नॉर्मली एग्जाम में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम चांसेस में आता है, कम चांसेस में। अगर इतना सारा AS है, अब आप क्या करें, आप तो पहला AS 13 में आप तो जोश में बोलेगा नहीं हम डिस्क्लोजर कर लेगा। AS 1 का करना है, 2 का करना है, 10 का करना है, 11 का करना है, 12 का करना है, 13 कर रहा है, 16 कर रहा है। ये खाली ग्रुप 1 का है। ग्रुप 2 में ग्रुप 1 से ज्यादा AS है। आप 20 AS का डिस्क्लोजर पॉइंट याद नहीं रख सकते। और ये कंसेप्ट नहीं है ना, ये रटने वाला पॉइंट कि क्या क्या दिखाना है अपने को। तो हम लिखवा देगा AS 13 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर आपसे होता है लर्न इट्स ओके, नहीं तो आप ये छोड़ दो, कोई दिक्कत का बात नहीं, हम लिखवाएगा। अब मैंने आपको वो एडवाइस दिया जो एक स्टूडेंट देता है एक दूसरे स्टूडेंट, ये टीचर वाला एडवाइस नहीं था, ठीक है।
तो कोई टीचर शायद ये नहीं बोले, पर मैं ये बोलता हूँ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पढ़ लो, याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रुप 1 तो शायद फिर भी हो जाएगा क्योंकि पहला एग्जाम है, पर ग्रुप 2 में तो 1.5 डे का गैप है। एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का एक आंसर आता है 4 मार्क के लिए, आप उसके पीछे माथापच्ची नहीं कर सकते, और वो नॉर्मली आता भी नहीं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। 4-5 अटेम्प्ट में कोई एक एएस का पूछता है, कोई भी एक एएस आउट ऑफ 20 एएस जो है अपना सिलेबस में, तो मतलब ये थोड़ा इंसेन स्टफ हो जाता है। बाकी सब कुछ पढ़ो, पर ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम आपको बता देगा और फॉर्मेलिटी कर देगा कि देखो हम बता रहे हैं आपको क्योंकि हम टीचर हैं, बाकी आप देख लीजिएगा अपने ऊपर, ठीक है। तो रीड ही करके जाइएगा कि ठीक है ऐसा कुछ बोलता है, अगर कुछ आएगा तो अपने भाषा में 1-2 पॉइंट लिख देगा, 1-2 मार्क दे दो, ठीक है, 50% मार्क दे दीजिएगा, पूरा मत देगा तो भी चलेगा, पर नॉर्मली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एएस में नहीं आता है। Once we do 2-3 chapters more, एक चैप्टर बड़ा करेगा, फिर 4 छोटा चैप्टर है जो 7 डेज का करिकुलम 8 डेज का होता है, उसके तुम आपको पेपर खोल के एक बार चेक करवाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस अपना आता है, एक बार पेपर फॉर्मेट तब देखें जब उतना हो जाएगा एक बार। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आज हम लोग यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, कल हम लोग डिपार्टमेंट से शुरू करेंगे क्लास को फ्रेश पहले, ठीक है, और लास्ट का आधा घंटा AS13 का पॉइंट्स करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सारा क्वेश्चन जो भी है ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो हम एक का आंसर लिखवा देगा और बाकी सब ओरली डिस्कस कर लेगा। तो ये सारा आपको भी कॉपी में लिख के करने का जरूरत नहीं है, ओरली ही समझ के जाना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? थैंक यू गाइस।